नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट ये है अरुणाचल प्रदेश, जिसका ज्यादातर हिस्सा आज भी अनटच्ड है। अरुणाचल प्रदेश का 80% से ज्यादा पार्ट फॉरेस्ट से कवर है और इसलिए ये इंडिया के सबसे बड़े फॉरेस्ट कवर वाले स्टेट में से एक है। और इतने बड़े जंगलों और अनटच्ड होने की वजह से ही अरुणाचल में रहती है 26 तरह की ट्राइब्स, जिन सबकी लैंग्वेज और कल्चर हम सब लोगों से काफी अलग अलग है। जीरो वैली के बीच बसा है यहाँ का सबसे बड़ा विलेज और उसका नाम है होंग। चावल के खेतों के बीच बने खूबसूरत बैम्बू के घर जो बनाते हैं होंग विलेज को यहाँ का सबसे खूबसूरत विलेज। कुछ घरों तक रोड जाती है और कुछ घरों तक जाने का रास्ता बस इन खेतों के बीच में बनी पतली सी बाउंड्री है। और ऐसी जगह में रहने वाले लोग नेचर से कितना मिलकर रहते होंगे उसका सबूत है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इस विलेज का होना, जो इनके खेती करने के तरीके और नेचर से जुड़े कल्चर और रिलीजन की वजह से है, जिसका क्रेडिट जाता है यहाँ की रहने वाली इस खास ट्राइब अपातानी को। अपातानी की ये औरतें सच में सुपर वुमन हैं, क्योंकि ये खेतों में 70 या 80 की एज होने के बाद भी पूरा दिन काम करती है। इनके फार्म्स को जो खास बनाता है वो है इनका राइस के इन्हीं पैडी फील्ड्स में मछलियां पालन। चावल के खेतों को ये पानी में भरकर इनमें ही छोटी छोटी मछलियों को डालते हैं, जिसमें मछलियां फसल में लगने वाले पेस्ट और कीड़ों को खाकर बड़ी होती रहती हैं और फसल बिना किसी पेस्टिसाइड के यूज किए ऑर्गेनिक तरह से होती रहती है। और नेचर से मिलकर की जाने वाली इस फार्मिंग की वजह से ही अपातानी ट्राइब के खेतों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में जगह मिली है। यहाँ की हर चीज में नेचर का इन्फ्लुएंस दिखता है, अब चाहे वो बैम्बू के घर हो या नेचर से मिलकर फार्मिंग करना। इस ट्राइब ने बदलते मॉडर्न टाइम में भी नेचर का साथ नहीं छोड़ा। इतने कम रिसोर्सेज में भी ये नेचर के लिए वो सब कर लेते हैं जो इतने रिसोर्सेज होने के बाद भी शायद हम लोग नहीं कर पाते। और सारे रिसोर्सेज के साथ हम अपनी मॉडर्न दुनिया में बस ये कंप्लेन करते रहेंगे कि इतनी गर्मी क्यों हो रही है, बारिश क्यों नहीं हो रही, या बारिश इतनी ज्यादा क्यों हो रही है। पर फर्क ये नहीं पड़ता कि नेचर हमारे साथ कैसी है, बल्कि फर्क तो ये पड़ता है कि हम नेचर के साथ कैसे हैं। अब तक हमने यहाँ के कल्चर, रिलीजन, लैंडफॉर्म, ट्राइब को देखा, साथ ही यहाँ के जो ट्राइब है उनका नेचर के लिए जो प्यार है उसको भी देखा। अब हम चलते हैं करंट में जो भी इशू, चैलेंजेस यहाँ पर है उसको देखते हैं और ये कैसे हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है उसको हम समझते हैं। इस बात को ध्यान रखना कि इसका यूज GS2 इंटरनेशनल रिलेशन, GS 3 इंटरनल सिक्योरिटी में है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस प्रोजेक्ट, हाउ इज दिस ए राइट आंसर टू चाइना, व्हाट इज द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। इन वाले क्वेश्चनों का हम आंसर इसमें देखने वाले हैं। तो दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट एंड एम्बिशियस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है। दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी बिल्ट एट ए सेंसिटिव पॉइंट अलोंग द 3500 किलोमीटर लॉन्ग डिस्प्यूट बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना पर ये वहां पर बनने वाला है। अब इसकी जो
इंपॉर्टेंस है वो है हमारा वाटर सिक्योरिटी, हाइड्रो पावर, जो पोटेंशियल, स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल को देखा जा सकता है अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है तो। और साथ ही हम इसको हाइड्रो वेपन स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना के अगेंस्ट भी देख सकते हैं, और ये चाइना की इस हाइड्रो वेपन स्ट्रेटेजी को काउंटर करने के लिए एक रामबन रणनीति हो सकती है, लेकिन यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो इसका प्रोटेस्ट कर रही है, जिसके रीजन को भी हम देखेंगे। लेकिन आप पहले इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस को समझो। जैसे आपको पता है कि यहाँ से तिब्बत रीजन से ये रिवर यहाँ से आ रही है, और ये सारी रिवर जब मिल जाती है तो बाद में जब यहाँ से ये फ्लो करती है तो इसे ब्रह्मपुत्रा रिवर के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या होता है, रेनफॉल सीजन में इसमें इसकी जो स्पीड है वो इतनी बढ़ जाती है और इतना ज्यादा इसमें पानी आ जाता है कि वहां पर फ्लड की कंडीशन हो जाती है प्लेन एरियाज में। इसलिए इस ब्रह्मपुत्र रिवर को सोरो ऑफ असम भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हो किस तरीके से जब मॉनसून या रेनी सीजन होता है तो यहाँ पर फ्लड की कंडीशन बन जाती है। तो इस वजह से भी ये जो प्रोजेक्ट है उसको बनाना इंपॉर्टेंट है, ताकि इस तरीके से जो फ्लड कंडीशन उत्पन्न हो रही है उसको रोका जा सके। सेकंड, आप देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज दैट इट इज वर्किंग टू काउंटर चाइना के हाइड्रो पावर स्ट्रेटेजी को। कैसे, ये देखो आप, ये चाइना को देखो, यहाँ से जो रिवर है वो ज्यादातर रिवर कहाँ से आ रही है, जो फ्लो हो रहा है, जहां से रिवर ओरिजिनेट हो रही है वो चाइना से ही हो रही है, और जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है उसे हम अपर रिपेरियन स्टेट बोलते हैं, और जहां पर रिवर फ्लो मतलब नीचे की ओर फॉल होता है जहां पर रिवर का, उसको हम लोअर रिपेरियन स्टेट बोलते हैं। तो इस वजह से चाइना को एक जियोलॉजिकल एडवांटेज मिल जाता है। वो कभी भी क्या कर सकता है, इन जो डैम बनाकर जो टैप होते हैं उसको क्लोज कर सकता है या फिर उसको ओपन कर सकता है, जिसकी वजह से फ्लड आ सकती है या फिर हमें ड्रॉट देखने को मिल सकता है। अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना ने कम से कम 87,000 जो डैम है वो बनाए हैं इन रिवर्स पर। तो ये क्यों कर रहा है चाइना इस तरीके की चीजें, क्योंकि 2060 में उसको अपने जीरो कार्बन एमिशन को टारगेट को अचीव करना है। तो चाइना के पास एक तरह से देखा जाए तो इतने सारी कंट्रीज के जो ये रिवर है उनका जियोलॉजिकल एडवांटेज वो उठा सकता है, क्योंकि जो रिवर ओरिजिनेट हो रही है वो यहां से ही हो रही है। और ये क्या है हमारे लिए, कैसे एशिया के लिए कैसे हार्मफुल हो सकता है। तो जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट ब्रह्मा चिलानी सेज, इन्होंने कहा है कि दैट तिब्बत इज एन अनमैच्ड वाटर टावर बट चाइना डैम आर थ्रेटनिंग द वाटर फ्यूचर ऑफ एशिया। तो जो चाइना है वो एशिया के लिए फ्यूचर में थ्रेटनिंग को पैदा कर सकता है। जो डैम होते हैं, द डैम इंश्योर द एनर्जी सप्लाई ऑफ चाइना बट आर ए बिग कंसर्न फॉर लोअर रिपेरियन कंट्रीज। कैसे कैसे ये हमारे लिए कंसर्न है, जो लोअर रिपेरियन कंट्रीज है उनके लिए ह्यूमन कंजप्शन, इरिगेशन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, आपको पता है इन सब के लिए हमें रिवर पे ही डिपेंडेंट है। तो अगर चाहना चाहे तो इन डैम को बना के जो पानी के फ्लो है उसको कंट्रोल कर सकता है। मान लो अगर उसने अपने ये डैम के टैप को क्लोज कर दिया गया तो इस तरह से हमें ड्रॉट देखने को मिल सकता है लोअर रिपेरियन कंट्रीज में, या फिर फ्लड वाली कंडीशन भी देखने को मिल सकती है अगर वो इन डैम्स के टैप को ओपन कर देता है। और ऐसा सिर्फ हम कह रहे हैं कि कर सकता है नहीं, उसने ऐसा एक्चुअल में किया भी हुआ है। कैसे उसने किया गया, विच सच एन इमेंस पावर चाइना कैन मैन्युफैक्चर एनी टाइप ऑफ क्राइसिस इन द रीजन। आपको अगर याद हो तो 2017 में क्या हुआ था कि चाइना ने अपने ये जो प्रोजेक्ट ये सब बना रहे हैं और उसकी वजह से क्या हुआ था, जो इतना सारा कंस्ट्रक्शन का काम वो यहाँ कर रहा है, तो 2017 में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका जो पानी है बहुत ज्यादा ऐसा ब्लैक और बहुत ज्यादा मड़ी हो गया था, और बहुत ज्यादा जो कंडीशन थी वो खराब हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ के ह्यूमन कंजप्शन, इंडिया के राउस बाउल और सियांग वैली के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और फिशरीज को क्या हुआ था, बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था। इस तरीके से ये जो पानी है वो हो गया था, जिसका जो रीजन है वो बताया गया था। चाइना ने तो इसको मना कर दिया, लेकिन उसका रीजन बनाया गया था कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में इन्होंने ये टनल का कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट किया था उसकी वजह से यहाँ पर ये एक्टिविटी देखने को मिली थी। पर चाइना ने इसको मना कर दिया, लेकिन चाइना इस तरीके से कर सकता है या नहीं, वो इस तरीके से करता भी है, जिसका एग्जाम्पल भी हमने देखा। अब जो लोकल कम्युनिटीज के साथ साथ यहाँ के एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट भी और जो लोकल कम्युनिटीज भी है
वो इस प्रोजेक्ट का जो क्या कर रही है, क्रिटिसिज्म कर रही है। उनके भी कुछ कंसर्न है, उनको भी जानना जरूरी है। जो यहाँ के टीरेन और हाईली रेनफॉल, जैसे मान लो द एसेंशियल फैक्टर लाइक टीरेन एंड हाईली रेनफॉल ऑफ द रीजन मेक द रीजन वेरी फ्रेजाइल, मतलब इस ये जो टीरेन है यहाँ के और हाईली जो रेनफॉल होती है वो इस जगह को बहुत ही फ्रेजाइल बनाती है। क्या, और हम क्या देख रहे हैं कि डिफोरेस्टेशन और अर्थ कटिंग अगर यहाँ पर होगी, जैसे मान लो हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम स्टार्ट करेंगे तो डिफोरेस्टेशन देखने को मिलेगा, कटिंग देखने को मिलेगी। इससे क्या होगा, जब रिवर नीचे की ओर फ्लो करेगी तो बहुत सारे अपने साथ डेब्रिस और सेडिमेंट्स को लेकर आएगी। ठीक है, अब पता ही है जब इतने सारे डेब्रिस और सेडिमेंट्स को ये अपने साथ नीचे लेकर आएगी तो इससे क्या होता है, जो रिवर की जो ये जैसे पानी होता है उसकी जो बिड होती है तो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फ्लड वाली जो कंडीशन है वो हमको देखने को मिल सकती है। बिकॉज ऑफ विच चेंजेस विल सीन इन द सोइल इरोजन, इससे हमारा जो मृदा का अपरदन होगा, एंड द बिहेवियर ऑफ द लैंड एंड रिवर हियर। फॉर एग्जाम्पल, जो लैंड और यहाँ के जो रिवर के बिहेवियर में उसको में हमको चेंज देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इससे समझो कि सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट साइट विटनेस्ड मैसिव लैंडस्लाइड इन गेरका मुख में। क्या हुआ था, इस प्रोजेक्ट की वजह से गेरखा मुख में है जो लैंडस्लाइड है वो देखने को मिला था। तो ये एग्जाम्पल भी आपको मेंशन करना है। और जब हम अपना ज्योग्राफी GS1 पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ का जो थर्ड फोर्थ एरिया है इज हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड। और इसके साथ ही कोटिंग द वार्निंग ऑफ जोशीमठ, आप अगर करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे होगे कुछ सालों से, आपको पता होगा कि जोशीमठ में भी किस तरह से लैंडस्लाइड आए थे। मैनी एक्सपर्ट से दैट द वे वार्निंग वर बीइंग गिवन रिगार्डिंग जोशीमठ फॉर सेवरल डिकेड्स, वो जोशीमठ को लेकर भी बहुत सालों से ही वार्निंग दे रहे थे जो एक्सपर्ट्स थे। सिमिलरली इन द लास्ट 17 ईयर, 70 वर्षों से इसी तरीके से फॉर टाइम टू टाइम रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश इशूड ए वार्निंग, 70 सालों से अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी एक्सपर्ट के द्वारा वार्निंग दी जा रही है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 72% ऑफ ये पहले 1/5 ऑफ द एरिया इज अंडर ए हाई लैंडस्लाइड रिस्क जोन वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क इज स्पेशली रिस्ट्रिक्टेड, कि जो हमारा 1/5 एरिया है वो हाई लैंडस्लाइड रिस्क जोन में आता है, इसलिए यहाँ पर जो वर्क था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। और इसके साथ ही जो 72% एरिया है वो मॉडर्न रिस्क जोन में आता है, वेयर डेवलपमेंट वर्क शुड बी डन वेरी केयरफुली। यहाँ पर हमें जो डेवलपमेंट वर्क है वो बहुत ही केयरफुली करने ही होंगे। आपने देखा हो जब न्यूज में आया था तो इस तरीके से वहां पे जोशीमठ में ये सारी जो चैलेंजेस है वो हमें देखने को मिले थे। तो अब आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि लोकल कम्युनिटीज और यहाँ के साइंटिस्ट इसका क्यों क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि डेवलपमेंट को आपको रोकना चाहिए, डेवलपमेंट को नहीं रोकना चाहिए, लेकिन जो भी गाइडलाइन आती है, जो भी कमेटी बन रही है, जो भी गाइडलाइन आती है, जो भी रिपोर्ट्स आती है, तो उनको हमें केयरफुल ही देखना चाहिए, ताकि डेवलपमेंट तो हम हो लेकिन एनवायरनमेंट भी हार्म उससे ना हो। यहाँ की जो इतने सारे लैंडस्लाइड फ्लड की वजह से जो ह्यूमन लॉस होता है वो सारी चीजें ना हो। तो डेवलपमेंट करो लेकिन जो गाइडलाइन है उसको भी केयरफुली फॉलो करना भी उतना ही जरूरी है। तो इसी अकॉर्डिंग आपके लिए क्वेश्चन भी है, डिस्कस द डिबेट बिटवीन सिक्योरिटी कमिटमेंट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन हिमालय रीजन। तो आपको अब इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है या फिर ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है कि आप इसमें क्या लिखोगे। और अगर आपको मेरा ये इनिशिएट पसंद आ रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कर सकते हो, ताकि मैं इसी तरह की वीडियोस और लाती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।